ओके बच्चों, तो हम लोग MST CET 2019 में जितने सवाल आए हैं, जो बच गए हैं हमारे सवाल, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड करके रखा है मैंने। आइए, 44th क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर कैपिटल R इज कट whose rim passing through the center. The moment of inertia of the remaining part of the disc about perpendicular axis passing through the center is. मैं समझाता हूँ सवाल क्या है। सवाल में कुछ ऐसे दिया गया है कि आपके पास क्या है, एक डिस्क है, ये डिस्क है और ऑब्वियस सी बात है ये डिस्क का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। वो रेडियस क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। अब यहाँ से डिस्क का क्या करते हैं, कुछ हिस्सा कट कर देते हैं। ऐसे बोला गया है कि डिस्क का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, कट कर देते हैं। और वो हिस्सा जो है उसके रिम से पास हो रहा है और उसके सेंटर से भी। इस कट हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर, उसका एक रिम जो है उसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना। यानी ऐसा कुछ है, ये ऐसा है, तो ये इतना हिस्सा क्या करते हैं, डिस्क का कट कर लेते हैं, ठीक है। इलिप्टिकल नज़र आ रहा होगा लेकिन वो है वो सर्कुलर, आप इमेजिन करें उसको। 3D में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अपनी डिस्क है और ये इसका कुछ हिस्सा क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, ठीक है ना। अब बोलता है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके बताओ ये वाले एक्सेस के अबाउट, ठीक है। ये वाले एक्सेस के अबाउट इसका अपने को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। क्यों, ये हिस्सा तो अब निकल चुका है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे समझो ज़रा। अगर मैं ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसको 1 बोलते हैं, रिमेनिंग पोर्शन 1, और ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, 2। ये भी आप समझ लीजिए कि इसका ये हिस्सा अगर रिम से पास हो रहा है तो डेफिनेटली इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस R/2 होगा। समझ आएगा क्यों, कि उसका डायमीटर R ही होगा ना, तभी तो उसका रिम सेंटर से पास हो रहा है, तो उसका डायमीटर R होगा। उसका ये जो कट पार्ट है उसका रेडियस क्या है, R/2 है, ध्यान रखना। अब क्या, तो यहाँ पर 2 हिस्से हो गए। एक तो क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट है इसको निकालने के बाद जो बचा, ठीक है ना, और एक क्या है आपका, ये कट पार्ट है। अगर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिला दिया जाए तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ I1 + I2 दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, I डिस्क आएगा। क्या आएगा, I डिस्क। अब I1 कितना है वो मुझे निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन। जो I1 जो है वो क्या है, रिमेनिंग पोर्शन। I2 क्या है, जो कट पोर्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। समझ में आ गया। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है mr²/2। समझ आया, ठीक है, क्लियर हो। तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अपने को निकालना क्या है, I1 क्या है, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो I1 हमको निकालना है, प्लस I2 का हम लोग क्या करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। I2 जो है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, I2 यानी क्या, ये जो कट पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये वाला एक्सिस के अबाउट। और ये वाला एक्सिस जो है वो कैसे पास हो रहा है, उसके रिम से पास हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कट पार्ट है ना उसके सेंटर से एक एक्सिस पास करवाता हूँ, जो हमको जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो उसको पैरेलल है। और दोनों के बीच डिस्टेंस भी हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, R/2 है ना। R/2 का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है I सेंटर प्लस क्या हो जाएगा, mh² = क्या होगा, mr²/2। समझ में आ गया। अब इसको m' लिखना क्यों, क्योंकि इसका जो मास होगा वो तो सिर्फ m' होगा ना। पूरे डिस्क का मास क्या है, कैपिटल M। तो जो कट पोर्शन है उसका मास मैंने क्या मान लिया, m' मान लिया, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, I1 अपने को निकालना है, प्लस IC सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अरे भाई ये भी तो डिस्क ही है ना, कट पोर्शन। तो डिस्क का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। तो m' मतलब R/2, क्योंकि रेडियस क्या है, R/2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, mr²/2 लिख दिया मैंने। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा m' अपनी जगह पर, h मतलब क्या, दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R/2 का स्क्वायर, ठीक है, = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mr²/2। समझा, क्लियर हो गया। अब सब कुछ जो स्ट्रगल है यहाँ पर वो m' निकालने पे है। एक बार वो मिल गया फिर तो बेसिक कैलकुलेशन है। सवाल ये है कि m' निकलेगा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, मास डेंसिटी बोल दो उसको, चार्ज डेंसिटी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। अब ये पूरे डिस्क का एरिया क्या होगा जब कट नहीं किया था, तो आ जाएगा πr², यानी हर एक यूनिट एरिया में कितना मास है। तो जब उसको अपन क्या करेंगे, इसका कुछ पार्ट इसको निकाल देंगे, तब भी सिग्मा तो वही रहेगा, हर यूनिट एरिया में तो मास उतना ही रहेगा। लेकिन अब उसका जो मास है, जो आपका जो कट पार्ट का मास है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका m' डिवाइडेड बाय यहाँ पर, सॉरी हाँ, m' ये इसका मास है
डिवाइडेड बाय क्या कितना है यहाँ पर देखिए, एरिया कितना हो जाएगा पाई, उसका रेडियस कितना है r/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि जो आपका मास डेंसिटी है वो तो सरफेस मास डेंसिटी वो तो सेम रहने वाला है, हर यूनिट एरिया में मास तो उतना ही रहेगा जो पहले रिस्क का था। तो दोनों को अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ जाता हूँ मैं, वायर थोड़ा सा भी हिल जाता है ना तो ये चला जाता है, ठीक है। चलिए जो भी, तो दोनों में सिग्मा तो इक्वली होगा, हर यूनिट एरिया में मास तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो m अपॉन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू m डैश अपॉन क्या हो जाएगा पाई इंटू r/2 द होल स्क्वायर। पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, तो देयरफॉर बताओ क्या हो जाएगा, m डैश क्या मिलेगा, m डैश आपको मिलेगा m अपॉन ये क्या आपका r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या है r स्क्वायर बाय 4, r स्क्वायर कैंसिल, कैसे बचेगा क्या आपके पास m/4, तो m डैश क्या मिल गया आपको m/4 मिल गया, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा I1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा m/4 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि m डैश की जगह m/4 आएगा। ये भी आपका आएगा m/4 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा r स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए क्या अपने पास है, ये तो आपको समझा दिया मैंने, तो यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, तो I1 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये mr स्क्वायर बाय 16 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा बताइए, अंदर बच जाएगा हाफ बचेगा 1/2 और प्लस 1 बचेगा तो हो जाएगा 3/2 और ये आपका क्या है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बताइए क्या होगा, I1 क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32, वो उधर जाएगा तो mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32। तो अब 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड करो तो ये 32 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 16 माइनस 3 मतलब 13mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। ये कुछ ऐसे 3-4 ही सवाल हैं जो अच्छे सवाल हैं, ज़्यादा आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, उसमें से ये एक सवाल है, समझे। क्लियर है, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी हैं, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं 45, जो 45th क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है, अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r स्पेसिफिक एट s is rotated about an axis passing through its center and rotations per second. It is suddenly stopped and 50% of its energy is used in increasing the temperature of the sphere, rising temperature of the sphere. इसी वजह से कहा जाता है PYQs करो। इससे पहले भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया है मैंने, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर बोला है 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट में कन्वर्ट हो गया वो, है ना, क्यू हीट। तो ये क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये होता है आपका ms डेल्टा t, पहले भी बताया था आपको मैंने। ये हो जाएगा हाफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आगे ये कहानी क्या है, अपने को निकालना क्या है, राइजिंग टेम्परेचर, ये निकालना है, और बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हाफ अपनी जगह पर, ये हाफ अपनी जगह पर, मेटल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे उसको, 2/5 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा यानी क्या हो जाएगा 2πn का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4π स्क्वायर, और n स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ms डेल्टा t, ठीक है। चलिए भाई लाइट नहीं है, वाह बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक m यहाँ से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताइए, बचेगा आपके पास ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा बचेगा, तो ऊपर 2 है नीचे 5 है, एक ही ऑप्शन बन रहा है, उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हैं खुद से। स्मॉल r वहाँ पर कैपिटल की जगह क्या लेना, स्मॉल r लिख लेना, एक ही बात है। तो वही आ जाएगा आपका 2π स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इंटू s, आ गया डेल्टा t, समझा। इसी वजह से PYQs करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी टाइप के, समझे। चलो भाई एक क्वेश्चन कराया है मैंने, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल डायनेमिक्स मिला करके ही 100 के ऊपर क्वेश्चंस कराए मैंने आपको क्लासरूम में, समझे, ठीक है ना। पूरी कंप्लीट पैकेज है ये, पूरा जो आपको ऑफलाइन में पे करके भी नहीं मिलता है, इतना कुछ आपको मैंने फ्री में प्रोवाइड किया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट a स्पीड ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द एक्सिस, इट कम्स टू रेस्ट इन 10 मिनट्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने को निकालना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे लिखते हैं, हाफ आई
बताया था मैंने, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। वर्क डन कितना है वो अपने को निकालना है, हाफ इंटू आई कितना है, आई तो 2 है, मल्टीप्लाइड है ओमेगा फाइनल कितना है, फाइनली तो रुक गया वो। इनिशियल कितना है, इनिशियली 25 था, मतलब 625, 2 और 2 कैंसिल, माइनस 625 जूल, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो नेगेटिव वर्क नहीं, 625 जूल आंसर आएगा इसका। समझा, क्लियर हो गया? इतना आसान है ये तो। कितनी बार इसके ऊपर सवाल आए, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो भाई 3-4 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो रोलिंग मोशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग एक्सेस के अबाउट फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, एक एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है ये, समझे? अच्छे से करो उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ रिंग, अ डिस्क एंड अ सॉलिड स्फीयर क्या है, ऑफ हैव सेम मास एंड रेडियस। मास और रेडियस क्या है, दोनों का सेम है। All of them are rolled down an inclined plane from the same height simultaneously. The body will reach the bottom at the bottom last among is. मतलब क्या, 3 चीज़ें हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स, तीनों को क्या कर दिया गया, सेम इंक्लाइन प्लेन से रोल करा दिया है। रिंग है, डिस्क है, और कौन है, सॉलिड स्फीयर है। 3 चीज़ों को ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, रोल करवाते हैं। और क्या बोला है, सारी चीज़ें सेम है, सेम मास, सेम रेडियस, सेम हाइट, सारी चीज़ें बोल दिया है। और आपको बोलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इनमें से लास्ट आएगा बॉटम पे, नीचे सबसे आखिर में कौन आएगा। तीनों को एक साथ यहाँ से ड्रॉप कर दो या रिलीज़ करना बोल दो, यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन आएगा ये आपको पूछा है। लास्ट में वो आएगा जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, ये लॉजिक याद रखना बस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले रिंग की बात करेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए, मैं अभी सैकड़ों बार बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये रिंग के लिए बताइए क्या होगा, रिंग के लिए g sin थीटा अपॉन 1 + 1 होगा ये, तो हो जाएगा g sin थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, यानी 0.5 g sin थीटा, रिंग का ही आया। अगर डिस्क की बात करेंगे तो g sin थीटा डिवाइड बाय क्या होता है, वही फॉर्मूला 1 + k²/r², लेकिन इसमें g sin थीटा डिवाइड बाय 1 + क्या होगा 1/2, यानी कितना हो जाएगा 3/2, यानी g sin थीटा इंटू 3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं यहाँ पर क्या होगा 3/2, यहाँ 3 और यहाँ 2 हो जाएगा। ये 3 × 1 = 3, 6 यानी 0.6, तो 0.6 g sin थीटा ये अपना एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क है। एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ये क्या होगा, सेम वही कहानी, g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है 2/5, तो 1 + क्या होगा 2/5 k²/r², बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये g sin थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7/5, 5 ऊपर जाएगा तो 5g sin थीटा डिवाइड बाय क्या होगा 7, और ये कितना हो जाएगा 0.7, 7 × 49, यानी 0.g sin थीटा। तो सबसे कम एक्सेलरेशन रिंग का है, इस वजह से रिंग सबसे लास्ट में नीचे आएगा। समझा, क्लियर हो गया? तो ऐसे इसको पता करते हैं, वो समझा दिया आपको मैंने। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टकट भी बता सकता था इसके लिए मैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी कराया मैंने, लेकिन उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से एक्चुअल कॉन्सेप्ट सिखाया है जिसमें कभी गड़बड़ नहीं करोगे, तुम हमेशा सही कर लोगे। ठीक है, 48 क्वेश्चन। सर्कुलर कॉइल एंड अ डिस्क हैविंग सेम मास रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल with the same velocity on the horizontal with the same linear velocity. Kinetic energy of the coil is 12 joule. Kinetic energy of the disk. Kinetic energy of the coil मतलब क्या, रिंग, उसकी kinetic energy कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 12 जूल। Kinetic energy यानी रोल कर रहा है, फॉर्मूला क्या है, ½ mv² इंटू 1 + k²/r², ये फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अपने को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क निकालना है। तो डिस्क के लिए सेम लिखो, डिस्क के लिए क्या होगा निकालना है हमको, फॉर्मूला क्या होगा ½ mv² इंटू, ये क्वेश्चन भी इस टाइप का आ चुका है पहले, इसी वजह से करना ज़रूरी है, इसी वजह से आपका जो है PYQs करना ज़रूरी है, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, ये KD बोल देते हैं इसको। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इनको डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आएगा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये ½ mv² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मास और क्या है वेलोसिटी सेम है। तो बचेगा क्या बताओ, बचेगा आपका यहाँ पर KD/12
1 प्लस डिस्क के लिए क्या होता है अभी बताया 2/5, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो 2/5, और रिंग के लिए क्या होता है 1 होता है, समझे। तो कितना हो जाएगा 7/5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 7/5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद आगे की कहानी बताओ, ये क्या हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद के डी क्या मिलेगा, के डी मिलेगा 7 × 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। 2 5 × 10, 2 6 × 12, 7 5 7 6 42। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 12 जूल, सर्कुलर कॉइल मतलब रिंग, सेम मास, रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन सेम लीनियर वेलोसिटी, करेक्ट है। ये रिंग के लिए क्या होता है 1 होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल भी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये डिस्क के लिए क्या है, डिस्क के लिए आपका है 1 प्लस ये कितनी डिस्क है ना, हम सॉलिड स्फीयर का लिख दें, डिस्क के लिए तो 1/2 होता है, वही गड़बड़ हो रही है। ये कितना हो जाएगा 3/2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो के डी कितना आएगा 3 3 ज़ा 9 जूल आएगा इसका आंसर, ये आएगा सी, ठीक है। चलो ये भी कर लिया। उसके बाद चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजीशन, इफ ही स्टैंड्स अप टू द स्विंग देन द पीरियोडिक टाइम द स्विंग विल बी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब चाइल्ड क्या है ऐसे यहाँ पर बैठ करके स्विंग कर रहा है, तो होता क्या है इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ है। ये जो आपका टाइम पीरियड का ये जो केस होता है ना स्विंग वाला, ध्यान से सुनो, स्विंग वाला केस इज इक्विवेलेंट टू पेंडुलम वाला केस, समझ में आ गया। अब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है 2.√L/g, तो इसमें जो L है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है L होता है, समझ आया, क्लियर हो गया। अब अगर ये तो अभी बैठा हुआ है, अगर ये खड़ा हो जाएगा, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास का यहाँ आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी यहाँ आ गया, पहले यहाँ था सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस तो क्या हो गया, पहले ये डिस्टेंस इतना था, ये इतना था, अब डिस्टेंस सिर्फ इतना रह गया, तो L क्या हो गया, कम हो गया। L अगर कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, ये लॉजिक है इसके पीछे का, समझे। किताबों में आपको दिया नहीं है, सीधा से बता दिया, ये ऑप्शन है, लॉजिक समझाया आपको मैंने। ध्यान ये रखना है कि चाइल्ड स्विंगिंग वाला जो केस है वो बिल्कुल सिंपल पेंडुलम वाला केस है, और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2.√L/g, और उसमें जो L है वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉय है, या जो भी चाइल्ड है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको वो करना है, ठीक है। तो जैसे ही वो स्टैंड करेगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास और सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, नहीं L कम हो जाएगा, L कम हो जाएगा और टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ऐसा ये लॉजिक है उसके पीछे का, ठीक है। 50th क्वेश्चन, अ थिन रिंग हैविंग मास 100 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, इज फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, ठीक है। एक थिन रिंग है 100 ग्राम, ये दिया। 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ मास 12.5 ग्राम आर केप्ट जेंटली ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ द परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द रिंग, द न्यू फ्रीक्वेंसी। अरे डिस्क के ऊपर डिस्क रखो, रिंग के ऊपर रिंग रखो, या कोई रिंग घूम रही है उसके ऊपर कुछ पार्टिकल रख दो, क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताया ना 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर L इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा, L फाइनल, ये क्या होगा I1 ω1 इज इक्वल्स टू क्या होगा I2 ω2। अब I1 में कौन है, शुरुआत में पार्टिकल थे ही नहीं, तो सिर्फ रिंग थी, ओमेगा भी सिर्फ रिंग का आएगा शुरुआत में। बाद में जब I2 आएगा तो I2 किन का आएगा, रिंग का आएगा, प्लस 4 जो पार्टिकल रख दिए गए ना, ऐसे रिंग है और रिंग के ऐसे ये अपोजिट एंड्स पे जो दो परपेंडिकुलर डायमीटर है उनके अपोजिट एंड्स पे क्या कर दिया गया है, ऐसे पार्टिकल्स को रख दिया गया है, समझ में आ गया। तो ये रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, साथ साथ में 4 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, ये एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही होगा ना, तो क्या लिखूंगा mr² इसका, mr² इसका, mr² इसका, mr² इसका, तो 4mr² ω2 आएगा, समझा। ऐसे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। अब ये जो आपका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप लोग कैसे लिखेंगे, वो तो होता है mr², ये हम लोग जानते हैं, इंटू ओमेगा का क्या फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज दी गई है, मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2π इंटू क्या हो जाएगा 1, की ओमेगा क्या होता है 1 होता है, 2πn होता है, और n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, ओमेगा होता है 2πn, तो mr² ये मेरे पास आ गया। ये भी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा mr² और प्लस क्या हो जाएगा 4m, ये भी कैपिटल लिखो ना, mr² इंटू ओमेगा क्या होगा 2π
n2, और यही अपने को निकालना है। नई फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है, n2 अपने को निकालना है। तो 2 पाई और 2 पाई यहाँ से ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या ख़त्म हो सकता है, आर स्क्वायर ख़त्म हो सकता है। देखो यहाँ से आर स्क्वायर निकालो और यहाँ से कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचेगा m, यहाँ क्या बचेगा m प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4m और इंटू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। तो बचा ही नहीं, फिर तो आसान है। तो m अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस 4m हो जाएगा। m कितना है, m तो मेरे पास 100 ग्राम है, डिवाइड बाय सब, दोनों सब के सब ग्राम में है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना। ये भी ग्राम में है, वो भी ग्राम में, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू एम, एक स्मॉल m कितना है, 12.5 ग्राम का। यहाँ पर 12.5 ग्राम का एक छोटा पार्टिकल रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो 12.5 इंटू 4 विल बी 50, है ना, 50 हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय 150 ना कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 5 2 5 3 2/3 हर्ट्ज आंसर आएगा इसका। समझा, क्लियर हो गया। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई सारे सवाल आए हुए हैं, आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अर्थ क्या कर रहा है सन के आसपास, ये अर्थ है हमारा, और ये इसने बोला है कि इसको सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर करो, तो ये अपना रेडियस है और ये इसके आसपास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये इसकी वेलोसिटी है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम आर के कैसे प्रोपोर्शनल है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एल बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार। तो ये क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा। अब आर और पी में, पी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही पी का डायरेक्शन होता है, तो ये आर और पी में एंगल कितना है 90, साइन 90 और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, आर इंटू एम वी। तो ये ऐसे आया, इसको आर की जगह कैपिटल आर लिख दो क्योंकि कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो दोनों कांस्टेंट है, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर। तो ये क्या बच्चा सवाल दिया है, ठीक है, 51। उसके बाद मास इज वर्ल्ड इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इज v। एक मास जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है और इसकी लीनियर वेलोसिटी v है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज नाउ हॉल्ड, स्ट्रिंग को आधा कर दिया गया, तो एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो नहीं लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम सेम है। अभी बताया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr है, तो m1 v1 r1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, m2 v2 r2। अपने को v2 निकालना है। r2 के बारे में क्या दिया हुआ है, r2 के बारे में दिया है r1/2 और m2 अपने पास है और यहाँ पर ये v2 अपने पास है, ठीक है ना। v2 अपने को निकालना है, m1 मास तो वही रहेगा, तो मास कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या बताओ, बचेगा अपने पास क्या बचेगा, v1 इक्वल्स टू r1, v1 r1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 r1। ये दोनों कैंसिल होएगा, तो v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा 2v1, v2 निकालना था 2v1। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई इसके बाद आखिरी सवाल है 53। A coin kept at a distance r1 from the axis of rotation of a turntable। एक टर्नटेबल है और एक कॉइन को r1 डिस्टेंस पे रख दिया गया। Just begins to slip when the turntable rotates with angular velocity ω1। ये just begins to slip मतलब क्या, यहाँ पर CFF लग रहा होगा और यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो CFF को जस्ट फ्रिक्शन ने क्या किया, बैलेंस किया। थोड़ा सा वो बढ़ गया, वो बाहर फेंक जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, mv² पर निकालना क्या है, निकालना है एंगुलर स्पीड। तो mr⍵² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या, r1 डिस्टेंस पे रखा हुआ था इफ दैट इज, अच्छा अब डिस्टेंस को ट्रिपल कर देते हैं, इसका 3 गुना, बहुत बड़ी डिस्क है आप समझ लो, बहुत बड़ी डिस्क है। तो अब यही डिस्टेंस जो यहाँ पर था 3 गुना डिस्टेंस कर दिया गया, तो ये r1 है, मास तो वही रहेगा, ω1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया गया, तो एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्नटेबल विल, एट व्हाट एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्नटेबल विल द कॉइन बिगिंस टू स्लिप। अब कितनी एंगुलर स्पीड पे वो स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन वही होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, मास तो वही रहेगा, रेडियस अब क्या हो गया या डिस्टेंस क्या हो गया, अब 3 गुना r1 हो गया, ω2 का स्क्वायर। डिवाइड करो दोनों को, ये कैंसिल हो गया, मास और मास भी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या बताओ उधर, r1 कैंसिल हो गया, ω1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3ω2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3ω2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ω1 का स्क्वायर। तो ω2 क्या हो जाएगा, ω1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, √3। तो ये ω2 अपने पास आ गया, डिवाइड बाय √3, ये सी आपका ऑप्शन बनेगा। समझा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका रोटेशनल डायनेमिक्स के मैंने
पूरे सर्कुलर मोशन के और रोटेशन मोशन के सारे प्रॉब्लम्स करा दिए PYQs के पिछले 16 साल में जितना आए तो 2004 से। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, ऑसिलेशन से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और बच्चे देख नहीं रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं बच्चे देख क्यों नहीं रहे हैं। अगर देखोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, ये तो तुम्हारे देखने के लिए बना रहा हूँ मैं, तो मतलब ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो, मुझे व्यूज़ मिलने चाहिए, अगर बच्चे देखेंगे ही नहीं तो क्या मतलब का इतनी मेहनत करके। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, देखो वीडियोस, और मेरे हिसाब से जितना मैं करा रहा हूँ उससे आपकी CET की पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं कुछ ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं, इतना करा रहा हूँ मैं क्लासरूम में, इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने, टॉप लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, अब ठीक है, जो भी है अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन को बताइए, और हमको भी ग्रो करने का मौका दीजिए। अगर इतने कम व्यूज़ आएंगे तो फिर कैसे चलेगा, मैं सीरीज़ को बढ़ाऊँगा कैसे। ठीक है ना, तो आप लोग, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियोस देखे भी तो सही। ठीक है ना, ओके, चलिए जो भी है अभी वीडियोस को देखिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, क्या, ऑसिलेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।